तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि बिहार कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसमें है कृषि व पशुपालन बिहार की आजीविका। बिहार में जो है आजीविका का प्रमुख साधन है, आप सभी को पता ही है क्योंकि बिहार को गाँव का देश कहा जाता है। तो इस कार्य में लगभग बिहार की 85% कार्यशील जनसंख्या जो है मतलब कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है। यह खाद्यान्न फसल के अंतर्गत मुख्यतः यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, सरसों, अरहर, चना, मसूर तथा नकदी या व्यावसायिक फसल के अंतर्गत की बात करें यहाँ पे तो गन्ना हो गया, मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट, तंबाकू की कृषि की जाती है। ठीक है, तो आगे देखें तो पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कृषि का क्या हाल है बिहार में। और इसमें है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 85% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। ठीक है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पे 85% जनसंख्या जो है कृषि पर ही आधारित यहाँ पे है। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है 80% से अधिक है। बिहार में आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा 94% लगभग कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन चावल है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ के सभी जिलों में धान की खेती की जाती है। मुख्यतः यहाँ पे धान की खेती ही की जाती है। ठीक है, यहाँ पे डाटा थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार की कृषि संरचना कैसी है बिहार की। तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है क्योंकि उत्तरी बिहार में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर हिमालय है। ठीक है, इस तरह से इस कारण जो है वहाँ पे बारिश की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इस क्षेत्र में लगभग 60 to 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। देखें 65 to 80% मतलब 80% भूभाग पर कृषि ही यहाँ पे की जाती है उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में कृषि प्रणाली काफ़ी उन्नत किस्म की है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है अवस्थित गंडक एवं कोसी के दोआब या मैदानी भाग में वर्ष में 4 प्रकार की फसल उपजाई जाती है। ठीक है, गंडक और कोसी के मैदानी भागों में उत्तरी बिहार में। ठीक है, उसके बाद खरीफ फसल की अगर बात करें तो खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। ये तो अपनी पढ़ाई होगा। ठीक है, ये सब हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर इत्यादि इसकी प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, और यह जो है अधिकांश भागों में राज्य में उपजाई जाती है। बिहार में खरीफ फसल की 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। खरीफ को भी 2 वर्ग जो कि पहला है भदई, इसमें कम समय में तैयार होने वाली फसल की खेती की जाती है। भदई जो है कम समय में तैयार की जाती है। भदई के अंतर्गत जो है ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, कुछ तिलहन की खेती की जाती है। और एक है अगहनी। अगहनी फसल यह जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं धान के लिए दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल भी आता है, रोहतास इत्यादि है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड रबी फसल की बात करते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है। अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद मार्च अप्रैल में इसे तैयार की जाती है मतलब काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत ये समाते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। ठीक है, जबकि प्रमुख इसका रबी का गेहूँ है। रबी की फसल हेतु सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पर्याप्त रूप में विद्यमान है वहाँ इसकी ज़्यादा उपज होती है। ठीक है, मध्य बिहार में रबी की फसल प्रमुख में खेसारी, आपने नाम सुना होगा खेसारी, तथा लाल क्षेत्र में जो है मसूर तथा सब्जियों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, गंगा के मैदान के पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर रबी की उत्पादकता भी बढ़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो है रबी की उत्पादकता बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रबी में थोड़ा सा कम बारिश की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद जायद फसल की बात करें तो जायद फसल के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होना अनिवार्य है। ठीक है, सिंचाई अच्छा ढंग का होना चाहिए। यह जो फसल है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जायद फसल के अंतर्गत मक्का, मरवा, माही, ज्वार, पटसन, सब्जी की खेती की जाती है जायद फसल में। अगर यहाँ पे मरवा की बात करें अभी तो फिलहाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो है एक्सपोर्ट जापान को किया जाता है मुख्यतः इंडिया से। ठीक है, इसके बाद बिहार की प्रमुख फसलें देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है धान के बारे में देखें तो मध्यवर्ती मैदान धान की खेती के लिए माना जाता है उपयुक्त। बूढ़ी गंडक, कोसी नदी के बीच का विस्तृत मैदान जो है धान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बिहार में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 46% भाग पर धान की खेती, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा,
कि 46% भाग पे केवल धान की ही खेती होती है। धान के लिए क्या क्या दशा होना चाहिए? तो तापमान 120 मतलब वर्षा होना चाहिए 125 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान थोड़ा ज़्यादा मतलब गर्मी होना चाहिए, और वर्षा इतना होना चाहिए, उसके बाद उर्वर मृदा होना चाहिए। ठीक है। बिहार के विभिन्न जलवायु की दशाओं के कारण ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन, शीतकालीन धान की भी फसल उगाई जाती है, जिसे अगहनी, ठीक है, गर्मा, आपने नाम सुना है गर्मा धान, और भदई फसलों का के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में 3 प्रकार की मतलब वर्ष में 3 बार धान की खेती होती है। उसी तरह से बिहार में भी इसका प्रचलन माना जाता मतलब होता है। ठीक है। बिहार में अगहनी धान की खेती सर्वाधिक अगहनी मतलब सर्वाधिक खेती की जाती है इसकी। ठीक है। गर्मा के लिए तो पानी की आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए गर्मा का खेती थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे अपेक्षाकृत। नेक्स्ट है धान की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कौन? औरंगाबाद हो गया, रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अब गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है लगभग 30% भाग पे, और 46% भाग था धान का, 30% भाग हो गया गेहूं का। ठीक। तो ये जो है उत्तरी बिहार के बागमती नदी के कछाड़ी क्षेत्र में गेहूं उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। बागमती हमने बताया हुआ था नदी, ये कहाँ पे है? तो गेहूं की नदी के लिए आदर्श परिस्थिति क्या है? सामान्य वर्षा, सिंचाई की आदर्श व्यवस्था, सिंचाई थोड़ी सामान्य चलेगी, थोड़ा सा कम भी। ठीक है। दोमट मृदा और मौसम थोड़ा ठंडा। ठीक है। गेहूं उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र है रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण इत्यादि है। ठीक। और मक्का की बात करें तो 10% भाग पे इसकी खेती की जाती है। इसके लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। ठीक है। जो कि खरीफ फसल है ये मक्का, और मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर इत्यादि में इसकी खेती की जाती है। जौ के बारे में देख लें तो जौ उष्ण जलवायु। ठीक है। ये सब थोड़ा सा पॉइंट आप नोट करिएगा कि कौन से किस जलवायु में होती है। ठीक है। जौ उत्पादन में पूरे देश में बिहार का प्रमुख स्थान माना जाता है। जौ के उत्पादन में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, भोजपुर इत्यादि है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू क्या है। उसके बाद ज्वार की बात करें तो मोटे अनाज की फसल है ये, और कम उपजाऊ वाली मिट्टी में भी आसानी से उग सकती है। ठीक है। बिहार के शाहबाद में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन शाहबाद में होता है। इसके उत्पादन क्षेत्र है भोजपुर, बक्सर, चंपारण और मुंगेर। ठीक। हड़ागी, जिसे मड़वा कहा जाता है, बिहार में इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। बिहार के दरभंगा जिले में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण तथा गया में इसका भी उत्पादन होता है। बाजरा यह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। इसके उत्पादन क्षेत्र जो है पटना, मुंगेर, गया, भोजपुर और बक्सर। ठीक है। तिलहन, बिहार में तिलहन के अंतर्गत तीसी यानी कि अलसी। ठीक है। हमारे यहाँ चिकना इसे कहा जाता है, चिकना। ठीक है। अलसी से कहा जाता है। तिल, सरसों, रेंडी की खेती सभी क्षेत्र में लगभग समान रूप से की जाती है। ठीक है। तीसी, अलसी, तीसी खेती के लिए चिकनी मृदा, हाँ चिकनी मृदा में मुख्यतः होती है, हमारे यहाँ भी होती है यहाँ पे चिकनी मृदा में। और यह गंगा मैदान का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। दरभंगा जिले के को तीसी उत्पादन में प्रमुख स्थान प्राप्त है। तीसी के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है पटना, बक्सर, गया, भागलपुर, दरभंगा इत्यादि है। राई और सरसों, इसका सरसों का सबसे अधिक उत्पादन गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र में है। इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र ये सब है। ठीक है। तिल की बात करें, बिहार में तिल का उत्पादन क्षेत्र चंपारण और शाहबाद है। इसे खाद्य पदार्थ के रूप में तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में किया जाता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसका दलहन की बात करें तो अरहर, चना, मसूर, मूंग, खेसारी की खेती की जाती है। दलहन का अंतर्गत अरहर जो है खरीफ फसल है, और अन्य सभी जो है रबी फसल है। यहाँ पे एक पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास कि अरहर जो है एक खरीफ फसल है, यहाँ पे नोट करिएगा, और अन्य सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अरहर के उत्पादन के लिए उर्वर मृदा, कम वर्षा सर्वोत्तम माना जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है दरभंगा, मुंगेर, सारण, गया इत्यादि है। ठीक है। चना की बात करें तो मटिया दोमट मिट्टी में इसकी उत्पादकता अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इसके क्षेत्र है रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। मसूर यह एक रबी फसल है। ठीक है। ठीक है। अरहर को छोड़ के सब रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। खेसारी यह खेती अपेक्षाकृत जो है कम उपजाऊ क्षेत्र में की जाती है। जहाँ पे कम उपजाऊ है जमीन वहाँ भी ये आसानी से लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इसके उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है। इसलिए इसका उत्पादन कम होता जा रहा हो रहा है, मतलब खेसारी का। इसके प्रमुख उत्पादक पटना
गया, रोहतास, बक्सर और भोजपुर है। मूंग की खेती मुख्यतः यहाँ पे की जाती है। तो गेहूं की कटाई के पश्चात धान की फसल से पूर्व इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसका उत्पादक क्षेत्र है मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप में देखें तो गन्ना की परिस्थिति, ये सब तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें तो अच्छे से डिटेल कर स्टडी करेंगे कि कितने मतलब तापमान होना चाहिए, किस तरह के तापमान में कौन से फसल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तापमान के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये सब तो 26 डिग्री तापमान, दोमट मिट्टी, अधिक वर्षा, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था वाले क्षेत्र में गन्ना की फसल होती है। तो यह उत्तर पश्चिमी बिहार में इसका ज़्यादातर होता है, तो जैसे कि चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा हो गया, भोजपुर, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा में इसकी खेती की जाती है। बिहार में लगभग जो है 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। अब मेस्ता, रेशेदार फसलें में जूट के पश्चात सनई व मेस्ता महत्वपूर्ण है। जूट के बाद जो है सनई और मेस्ता महत्वपूर्ण फसलें हैं जो कि कमर्शियल क्रॉप है। तो मेस्ता उत्पादन की आदर्श परिस्थितियाँ अत्यधिक वर्षा, काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी इसमें जरूरत है, उपजाऊ मृदा तथा उच्च तापमान होना चाहिए। इसके उत्पादन क्षेत्र ये है। ठीक है, मखाना एक महत्वपूर्ण फसल है बिहार के लिए। मुख्यतः मखाना खेती में बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र दरभंगा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होता है, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज और सुपौल है। ठीक, मिर्च की बात करें तो बिहार में मिर्च उत्पादन के जिले ये सब हैं। ठीक है, फल में कौन कौन से हैं? आम, लीची, केला, चीकू, अमरूद, पपीता इत्यादि की खेती की जाती है। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान प्राप्त है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चाय, किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। तो चाय के लिए आपको पता है कि लेटेराइट मृदा जरूरत है, तो क्योंकि किशनगंज में वहाँ पर उष्ण जलवायु और मतलब अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए लीची प्रोसेस के माध्यम से जो वहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है ये चाय का उत्पादन किया जाता है। अगर यहाँ पे जूट की बात करें तो जूट के उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। तो इसकी खेती जो है जलोढ़ मिट्टी तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि तो जूट की जो कटाई के बाद भी इसे पानी में डाला जाता है, इसलिए अत्यधिक वर्षा की जरूरत इसे पड़ती है। ठीक है, बिहार में जो पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, जिसमें 70% भाग जो है उत्पादन पूर्णिया में ही होता है। इसका प्रयोग जो है पैकेजिंग का सामान जैसे बोरा, कपड़ा, टाट, रस्सी इत्यादि के निर्माण में होता है। और इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा। तंबाकू की बात कर ले यहाँ पे, तो तंबाकू के उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान इसका भी है। तो यह खेती जो है गंडक नदी से राज्य के पूर्वी सीमा तक मुख्य रूप से की जाती है और 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। और उत्पादक क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया। आगे है बिहार में हरित क्रांति, जो कि मेंस का टॉपिक है, तो इसे हम स्किप करते हैं। ठीक है, आपको अगर पढ़ना होगा तो पीडीएफ डाल देंगे, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जैसे 28 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है राज्य के, ये पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो ये सब मेंस का टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, सब हमें मेंस के में लिखने के लिए आएगा कि हरित क्रांति को लाभ उठाने या सफल बनाने हेतु क्या क्या हमें करना चाहिए। इस तरह से कृषि क्षेत्र की समस्या, ये भी मेंस का टॉपिक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लेते हैं, हालांकि ये भी मेंस का टॉपिक है, फिर भी देखते हैं। विश्व परिदृश्य में जैविक खेती के बढ़ते महत्व तथा व्यावसायिक फसलों को सफलता को देखते हुए बिहार में इन संभावना का लाभ उठाने के लिए जैविक खेती को अपनाया गया है बिहार के द्वारा। और सरकारी तथा व्यक्तिगत स्तर पर इसके लिए प्रयास काफ़ी किया जा रहा है इसके लिए। और जो है इसके लिए हर्बल तथा औषधीय पौधे की भी खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 जैविक ग्राम घोषित किया गया है। प्रत्येक जिले में 2 जैविक ग्राम। ठीक है, और किसानों को इस खेती की पद्धति व तकनीक से अवगत कराने के लिए उद्देश्य से किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए, जैविक के लिए। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ढैंचा नामक पौधे की खेती की योजना बिहार द्वारा चलाई जा रही है। इसके उत्पादन में किसान की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम या खत्म करने के लिए इसका मुख्यतः उपयोग किया जा रहा है कि ढैंचा नामक पौधे का
उत्पादन किया जा रहा है। ढैंचा की खेती के लिए प्रयोग तौर पर कुछ गांव का चयन किया गया है। यहाँ के किसान को इसकी खेती के लिए तकनीक व मुफ्त बीज का उपलब्ध को करवाया जा रहा है। ढैंचा हरी खाद का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे मतलब केमिकल टाइप से बचा जाए। कार्बनिक अम्ल पैदा करता है यह, और ऊसर लवणीय तथा क्षारीय मृदा को भी उपजाऊ बनाया जाता है ढैंचा के माध्यम से, ढैंचा के द्वारा। तो यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा को भी स्थिर तथा पौधे को रोग मुक्त करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर कर देता है। ढैंचा की खेती के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसके प्रयोग में चावल में विटामिन ए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस तरह इसके उत्पादन से किसान के जो है द्वारा रासायनिक खाद जो प्रयोग किया जा रहा है, तो उस पर व्यय भी कम होगा और मृदा की स्वास्थ्य भी बनी रहेगी, ठीक है, तथा उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। तो बिहार के लगभग जो है 26 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर हर्बल औषधीय पौधे की खेती की जाती है। इसके लिए आपको NAMET नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, जो मेंस का विषय है। तो वो नेक्स्ट है, राज्य में औषधीय पौधे की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है 2008-9 में नेशनल मिशन ऑन मेडिसिन प्लांट की इसी की शुरुआत की गई है। तो इसमें मेथा, खस, तुलसी, सफ़ेद मूसली, जमा, रोसा, सर्वगंध, आंवला, पपीता, बेल, पीपल इत्यादि की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, मधेपुरा, कटिहार तथा बेगूसराय प्रमुख मधु उत्पादक जिले हैं। इन जिले का औसतन मधु उत्पादन है राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है मधु उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, बिहार में 40,000 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन की क्षमता है, जिसे राज्य को 200 करोड़ वार्षिक आय की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ये तो वही है जो अभी पढ़ाए थे हम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया है टेबल बना के, ठीक है। ये एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें पुराना डाटा दिया हुआ है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे बिहार वाला करेंगे तो उसमें नया डाटा सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये पढ़ने का फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम सारा पुराना वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पुराना डाटा है। इकोनॉमिक सर्वे जब हम बिहार का करेंगे तो अच्छे से और डिटेल से स्टडी करेंगे इसमें, जो कि मेंस का भी कवर हो जाएगा और प्री का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बिहार की लगभग 70% का जनसंख्या जो है कृषि व पशुपालन से संबंधित कार्य में संलग्न है। तो इसी का महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हम अभी पढ़े थे, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म या महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है। तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है, ठीक है। बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 30% भाग पे गेहूं की और 46% था धान, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है, कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर मक्का की खेती होती है, और ज्वार उत्पादन के लिए भोजपुर, बक्सर और मुंगेर प्रसिद्ध है। सरसों का जो है गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र में सरसों का उत्पादन होता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा गया सारण अरहर खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार की 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है गन्ने की खेती की जाती है, जो कि उत्तर पश्चिम बिहार में है, ठीक है। मखाना तथा रागी खेती के लिए बिहार देश में प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन में किशनगंज, जबकि जूट के उत्पादन में पूर्णिया प्रथम स्थान पे है। बिहार में लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। कृषि जलवायु दृष्टि से बिहार को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है: उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र। ये मेंस में अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेंस में इससे आने की संभावना होती है, ठीक है। भेड़ पालन बिहार में मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार में जर्सी, ऑस्ट्रेलियाई, देवनी, थारपकर, गिर, सिंधी, पंजाबी, साहिवाल किस्म की गाय पाई जाती है। तो इसमें से आपको पूछ देगा, ऑप्शन देगा कि कौन सी इसमें से गाय की किस्म नहीं है, तो इसमें से ये ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। समान में भी पूछा जा सकता है। रोहतक, नागपुरी, मेहसाना, सुरती, जफराबादी, भदौरी, मुर्रा, मथुरई नस्ल जो है भैंस की है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि एक ऑप्शन इसमें से दे देगा, आप पूछेगा कौन इसमें से नहीं है। तो ये सारे गाय की किस्में, पंजाबी, सिंधी, गिर, थारपकर, देवनी, ऑस्ट्रेलिया और जर्सी।
जबकि नागपुरी, मेहसाना, सुरती, जफराबादी, भदौरी, मुर्रा और मथुरई नस्ल भैंसे की नस्ल है। ठीक है। बिहार में जो है राज्य सहकारी दूध उत्पादन महासंघ जिसे कॉम्फेड कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में सुधा डेयरी के नाम से किया गया है। आपने सुना होगा सुधा डेयरी। पशु गणना 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है। और पशु गणना भी हम लेटेस्ट डाटा इसका देखेंगे, तो ये पुराना डाटा है। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर से पूछे गए कुछ प्रश्न। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का परसेंटेज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है जलवायु क्षेत्र और परसेंटेज बिहार का। ठीक है। इसमें है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है बिहार का मैदान 29.87% है। दक्षिणी बिहार में है 23.71, छोटा नागपुर में है 26.14 और छोटा नागपुर की पहाड़ी में है 20.28%। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथन पर विचार करना है। ठीक है। तो बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान इतना % है। ठीक है, प्रथम कथन। सेकंड कथन हमारा है, बिहार में रेशम उद्योग जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि जलक्रांत बनी रहती है, यानी कि वाटर लॉगिंग 47 लाख एकड़ भूमि में रहती है। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ स्टेटमेंट है, बिहार के 85 to 95% ग्रामीण परिवार में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम की जमीन है। तो इसमें हो जाएगा उसका आंसर, इसमें 5 एकड़ से कम तो नहीं होगा, 0 से 1 एकड़ से कम की जमीन आपको 93% लोगों के पास है। तो ये गलत है कथन। ठीक है। तो इसमें अगर आपको बात करें हम थोड़ा सा बिहार की बात। ठीक है। बिहार में ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि एक होता है मार्जिनल फार्मर। ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल, उसके बाद सेमी मार्जिनल आता है, इसके बाद मीडियम आता है, उसके बाद लार्ज। तो मार्जिनल में होता है जिसके पास 0 to 1 हेक्टेयर के पास जमीन है, तो मार्जिनल किसान के अंतर्गत आता है, जो कि 83% हमारे बिहार में है। ठीक है। सेमी मार्जिनल में आपको स्मॉल में अगर बात करें तो स्मॉल में आएगा 1 to 2 हेक्टेयर तक, मतलब 2 हेक्टेयर तक स्मॉल किसान आएगा, जो कि हमारे पास 10% के आसपास है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कितना बनता है, 93% आपको मार्जिनल और स्मॉल किसान बिहार में मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा सेमी में अगर बात करें तो सेमी में आपको बहुत कम है, तो 5.5% के आसपास, 5+ % के पास है। उसके बाद मीडियम के पास, मीडियम है 1.5 या 7% के आसपास, और लार्ज किसान बहुत ही कम है 0.1% बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है। सेमी मार्जिनल कितना होता है, 2 to 4 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन है। उसके बाद मीडियम 4 से 10 जिसके पास ज़मीन है हेक्टेयर में, उसके बाद 10+ ये लार्ज वाले के पास। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका पहले आंसर बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको 2 और 3 है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिक का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 48.18%। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हमने पढ़ा था चावल, गेहूं और मक्का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप जिसे कहा जाता है। 7 है, बिहार में पशुपालन के कार्य का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो पशु को उपयोग में लाना। ठीक है। दूध का मतलब ज़्यादा उपयोग करना, मांस एवं चमड़ा प्राप्त करना, ये सारे हैं इससे संबंधित है। मुर्गी पालन मामले में देश में बिहार का स्थान 2nd स्थान है। ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध कॉम्फेड जिसे कहा गया था, तो ये 1983 में हुआ था, हमने अभी पढ़ा था जस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में पशुओं से संबंधित एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की गई थी 10/11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पशुगणना 2012 जो कि पुराना है, हमारे लिए काम का नहीं है, तो हमारे लिए काम का 2019 वाला। ठीक है। तो इसमें जो पशुधन की थी 329.3, तो अभी फिलहाल 2019 वाले में आप याद कर लीजिएगा, तो इसका है 365, जो कि 10% इंक्रीज के साथ है। 365 के आसपास है। ठीक है, इतना से इंक्रीज हो चुका है।
2019 वाले जनगणना में, पशु जनगणना में, ठीक है। और इसमें जो है पशु जनगणना की बात कर ले थोड़ा सा, हालांकि पढ़ाएंगे इकोनॉमिक सर्वे जब बिहार का हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इस डिटेल में आएगा। तो पशुधन में हमारा बिहार जो है 5th स्थान पे आता है। पहला तो ऑफकोर्स यूपी आता है, ठीक है, यूपी राजस्थान हो गया, उसका यूपी राजस्थान के बाद और भी है, और 5वां स्थान पे बिहार है, ठीक है। बिहार में दुधारू पशुओं की परसेंटेज है 54%। बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, ठीक है, तो बकरियों की है ए नंबर, 13 का ए नंबर हो जाएगा। पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार में है। बिहार में 2015-16 में दूध का उत्पादन कितना था, ये भी हमारे काम का नहीं है, पुराना डाटा है, तो ये नए डाटा में हम इकोनॉमिक सर्वे में देख लेंगे, ठीक है। 14 का है डी ऑप्शन नंबर, ठीक है। हालांकि बिहार जो है दूध उत्पादन में मतलब देश में 10वां स्थान रखता है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 10वां स्थान बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृषि जलवायु क्षेत्र में के आधार पर बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। हमने अभी जस्ट पढ़ा था। नेक्स्ट है 16 भेड़ पालन, हमने अभी जस्ट पढ़ा था, ये पठारी क्षेत्र में होता है। बांका एवं जमुई जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज, हमने अभी पढ़ा जस्ट। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसकी कृषि बिहार में देश का प्रथम स्थान मखाना का है, ठीक है। देश का लगभग 80% जो है मखाना बिहार में उत्पादन होता है। 20 है, रागी यानी कि मड़ुआ का उत्पादन देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन नंबर सी। 22 का जूट के उत्पादन बिहार का कौन सा मतलब प्रथम है, कौन है, पूर्णिया, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब ये सब जो मेंस के लिए पूछा गया था, ठीक है। अब देखते हैं बिहार में वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। ये सब डाटा पुराना वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, तो नया डाटा देखेंगे हम, बिहार में कितना परसेंट वन में की हुआ, कहाँ पर क्या है, कितना परसेंट है, तो वो सब चलिए आप देखते हैं। बिहार में प्राकृतिक वनस्पति जो है आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, जो कि पश्चिमी चंपारण साइड में है। तराई वन क्षेत्र के वन, उसके बाद शुष्क पर्णपाती होते हैं पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र के वन और दक्षिण के पठार वाले क्षेत्र के वन। इधर ये 2 जगह पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती हो गए हिमालय के क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन जो है तो इसके लिए वर्षा 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मुख्य विस्तार पश्चिम चंपारण में है। इस क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उच्च भूमि एवं पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले वन में साल, सेमल, खैर, शीशम इत्यादि प्रधानता है। ये आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, ठीक है। सोमेश्वर एवं दून श्रेणियों में ऊंचाई के कारण सवाना प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। उसके बाद तराई क्षेत्र में के वन भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है वनस्पतियाँ अधिकांश रूप से पाई जाती है, जिसमें घास, हाथी घास, नरकट, झाड़, सबई, बांस इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार के वन जो है पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा जिले में संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। आप देखें शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण जिले के प्राकृतिक साल के वन की प्रधानता है। प्राकृतिक साल वन कहाँ पे है, शिवालिक के तराई क्षेत्र में। अब देखते हैं यानी कि शुष्क पर्णपाती वन देखते हैं, जो है यहाँ पे आपको ये जो है, इसके लिए वर्षा कितना चाहिए 120 सेंटीमीटर, और इसके लिए कितना था 160 सेंटीमीटर, मतलब 120 से अधिक चाहिए था इसके लिए आर्द्र पर्णपाती के लिए, और यहाँ पे शुष्क के लिए 120 से कम, ठीक। इसके कौन कौन है वन, अबनुस, आंवला, शीशम, महुआ, खैर, पलाश, ये सब शुष्क पर्णपाती के तहत आते हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन नीचे में पाया जाता है, जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा यानी कि दक्षिणी बिहार में, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है। और ये सब काम का नहीं है, नया डाटा जो हम इकोनॉमिक सर्वे में देख लेंगे। इधर देखते हैं अभ्यारण्य देख लेते हैं, वन जीव अभ्यारण्य,
उसका संरक्षण। बिहार में कुल 12 वन जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, और 1 नेशनल पार्क है। तो इसमें जो है ठीक है, इसका नाम देखते हैं कौन कौन सा है। पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र 13 है, ठीक है। तो इसमें नाम हम देख लेते हैं। तो वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क भी है, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है पश्चिमी चंपारण में, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद टाइगर रिजर्व है एक बिहार में, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी, नागी और नकटी दोनों जमुई में है। कुशेश्वर, दरभंगा, गौतम बुद्ध, गया। भीमबांध मुंगेर, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। विक्रमशिला डॉल्फिन अभी ये है भागलपुर में। उदयपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से आपको राजस्थान लग रहा है, लेकिन ये है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। पंतवाला है राजगीर नालंदा में। कैमूर है कैमूर एवं रोहतास में। और बरेला, बरेला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वैशाली में। तो यहाँ पे उपरोक्त तालिका में दिए गए पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए समय समय पर योजना कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो अभी भी जारी है, ठीक है। तो भारत के वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 72 वाला के तहत जो है बिहार के वन्य जीव संरक्षण एवं विलुप्त होती जा रही प्रजाति के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसके तहत दुर्लभ और खत्म होती जा रही प्रजातियों के व्यापार पर मतलब रोक लगाई जा रही है। अब देखते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण नेशनल पार्क के वगैरह। तो इसमें है वाल्मीकि नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई है और यह राष्ट्रीय उद्यान 335.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये आप नोट कर लीजिएगा, 89 में इसकी स्थापना हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है बाघ, बियर, नीलगाय, गेंडा, हिरन, जंगली कुत्ता, तेंदुआ, सांभर, हॉग डियर, बंदर, चीतल, जंगली भैंस, राइनोसोरस इत्यादि मिलते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये यहाँ पे 89 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद पटना वाला संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई है। ये डेट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पे गेंडा, जेबरा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ इत्यादि देखने को मिलते हैं। पर्यटन के लिए आकर्षण केंद्र है यहाँ पे। इसके बाद भीम बांध मुंगेर वाला, ये जो है इसकी स्थापना 1976 में। यहाँ पे डेट जरूर याद करिएगा, ठीक है। 69 में हुआ है संजय गांधी जैविक उद्यान और 89 में हुआ है नेशनल पार्क और 76 में हुआ भीम बांध। 681 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पे मनोरम पहाड़ियाँ, प्राकृतिकवादी एवं घने जंगल से घिरे भीम बांध में गर्म जल के असीम स्रोत है। गर्म जल जैसे जो हमने पढ़ा था मुंगेर में है, मुंगेर में कितने भी कुंड थे, तो ये थे है यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं बरेला, वैशाली जिले वाला, ठीक है। बरेला जुब्बा सहनी वन्य जीव अभ्यारण्य 1997 में स्थापित है। एक 1.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसके देखते हैं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में स्थापित हुई है। क्षेत्रफल कितना है? 1784। इसके बाद राजगीर है नालंदा में 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। 1978 में इसकी स्थापना हुई है राजगीर वाले की। इसके बाद है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य 1990 में स्थापना हुई है। 60 किलोमीटर लंबाई है इसकी। जलीय अभ्यारण्य है, यह भागलपुर में स्थित है। नागी नकटी जमुई जिले में है। 7.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1987 में की स्थापना हुई है और नागी और नकटी दोनों का स्थापना 87 है, ठीक। उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 78 में हुई है। उसके बाद है वाल्मीकि अभ्यारण्य 899.38 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 76 में इसका स्थापना हुई है। मुख्यतः आपको स्थापना याद रखना है, वर्ष, ठीक है। गौतम बुद्ध इसका हुआ है 71 में। कांवड़ झील, तो इस पक्षी अभ्यारण्य 1989 में हुई है। बेगूसराय जिले में इसकी अवस्थिति है।
एक नज़र में हम देख लेते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण, संजय गांधी पटना, भीमबांध मुंगेर, कैमूर में है, राजगीर नालंदा में है, नागी और नकटी जमुई में है, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, ये क्योंकि अजीब नाम है इसका, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, ठीक है। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध गया, कांवर बेगूसराय, और गंगा डॉल्फिन वाला भागलपुर, बरेला वाला वैशाली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही, क्योंकि पूछा गया है आपको, ये कई बार पूछा गया है कि बिहार पृथ्वी दिवस, ये क्वेश्चन देख के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिहार पृथ्वी दिवस क्या होता है। तो ये 9 अगस्त को है, तो ये कई बार पूछा गया है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वानिकी दिवस है 21 मार्च को। प्रवासी दिवस मई का द्वितीय सप्ताह। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ठीक है। वैसे तो प्रवासी दिवस, दूसरा प्रवासी दिवस है, ये पक्षी का है प्रवासी दिवस। इसके बाद जैव विविधता दिवस 22 मई है। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वन महोत्सव जुलाई से सितंबर तक चलता है। बिहार पृथ्वी दिवस है 9 अगस्त। ओजोन 16 सितंबर, ये तो पता ही होगा। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 9 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस भी पूछा गया है, ठीक है, कई एग्जामों में। डॉल्फिन दिवस कब है? 5 अक्टूबर, ठीक है। अब वन नीति की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ हालांकि ये बिहार करंट का टॉपिक है, तो वन नीति सिर्फ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आगे वाले हम बिहार के करंट में कवर कर लेंगे। तो भारत में सबसे पहले 52 में वन नीति बनाई गई है, ठीक है। 1988 में वन नीति मतलब संशोधन किया गया था, और इसी में जो आपको 33% मतलब हिस्सा पर वन रहना चाहिए, इसी में फिक्स किया गया था 98 वाले में, ठीक है। लेकिन इस मामले में काफ़ी कम पिछड़ा हुआ है बिहार। तो बिहार के पास लगभग 22% हिस्से पर वन होना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान में बिहार के पास ये 7.27, ये पुराना डाटा है, नया डाटा देखेंगे, और इतना ही आसपास है, इतना के आसपास ही है। तो हिस्से पर वन का विस्तार है, जो कि स्पष्ट रूप से बिहार के पर्यावरणीय असंतुलन को दर्शाता है, ठीक है। वन आधारित योजनाएं, ठीक है, हरियाली मिशन, तो ये कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अवयव के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था कि 7% से 15% तक हमें वन को ले जाना है, ठीक। इसके अलावा 17 के अंत तक 15% किया जाना था, ठीक है। वो आगे देखते हैं, हरियाली मिशन के अंतर्गत आने वाली प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है हरियाली मिशन के तहत, ठीक है। तो इसमें है कृषि वानिकी, तो इसके अंतर्गत जो है 3.6 मतलब आगे में 5 वर्षों में 3.6 करोड़ पॉपुलर एवं 2.4 करोड़ अन्य प्रजातियां पौधे लगाने का निर्धारण किया गया था। तो इसके बाद है किसान के पौधे को सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अंत में 15 रुपये एवं दूसरे वर्ष के अंत में 10 रुपये एवं तृतीय वर्ष के अंत में 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दी जानी थी। तो ये क्या है, किससे संबंधित है? कृषि वानिकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब पुराना है, ठीक है, ये सब नया हम बिहार स्पेशल में देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसका सार, ठीक है, महत्वपूर्ण अभी जो हमने पढ़ा है। तो बिहार में इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन अधुसूचित है, ठीक है। बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7% से प्लस, ठीक है, क्योंकि डाटा हम नया जब बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है, कि पर वन का आवरण है। इसके बाद है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में है। नकटी और नागी जमुई में है। कांवर जो कि बेगूसराय में है, जिसे आर्द्र भूमि का भी दर्जा दिया गया है, वो आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद गंगा डॉल्फिनिक अभयारण्य है भागलपुर में। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ठीक। 15% करने लक्ष्य है हरियाली मिशन के तहत, ठीक है। मुख्यमंत्री छात्र
रोपण योजना की सभी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6ठी कक्षा की छात्र छात्राओं को इस योजना में शामिल होने की पात्रता दी गई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना। हर परिसर हरा परिसर के अंतर्गत एक संस्था को न्यूनतम 50 और अधिकतम 100,000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न इसके कितना प्रश्न है यहाँ पे? 18 प्रश्न है। तो इसमें है बिहार पृथ्वी दिवस पूछा गया है। ठीक है, 9 अगस्त। बिहार के पास कितने परसेंट वन चाहिए? 22%। हमने अभी देखा। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना 17 में शुरू की गई थी। ठीक है, 8 का देख लेते हैं। 8 का ए है, सॉरी 13-14 में इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाली मिशन के तहत 15% करना था, अभी हमने पढ़ा था। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के चयनित क्षेत्र में कौन सा शामिल है? तो ये है, सारे इसमें शामिल हैं। बिहार सरकार की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वानिकी विकास अभिकरण का गठन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। कावड़ झील किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए अभी हमने देखा था। अब है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध वाला गया में है। जैविक उद्यान, इसकी स्थापना 69 में की गई थी, हमने अभी देखा था। 14 का देख लेते हैं, फिर भी पी है। ठीक है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?